क्वेश्चन यस मैम। कोई क्वेश्चन है जिसका डाउट है जो हमें डिस्कस करना चाहिए? यस मैम, आई हैव। Send it to me. यस मैम। Send your doubts. Before moving ahead, let us just get your doubts done, then we will move ahead. So चलो, जब तक तुम्हारे डाउट्स तुम लोग सेंड करते हो, हम लोग एक बार क्विक ब्रीफ रिविजन कर लेते हैं। सो देखो, यहीं से बेसिकली तुम्हारा क्लास 11 स्टार्ट होता है, एंड दिस चैप्टर इज जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड थिंग। तो इसको अगर फॉर्मूलाज को फॉलो करते हो तो आराम से तुम कर सकते हो। सो हमारे पास क्या आता है, पहले तो सिर्फ सबसे पहले आता है प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स थ्योरी में हमें क्या फॉर्मूला यूज करना था? प्लैंक्स थ्योरी में क्या यूज करना था फॉर्मूला? एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू व्हाट? कम ऑन टेल मी। एच म्यू। एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब एच सी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते थे? 20 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 26 जूल्स। और लैम्डा किस में होना चाहिए? लैम्डा किस में आना चाहिए? मीटर्स में। अगर नहीं है तो कन्वर्ट कर लेना। याद आया? देन यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था, दैट वाज इक्वल टू व्हाट? टोटल एनर्जी। इफ यू हैव मोर देन वन फोटोन से ज्यादा की एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ फोटॉन्स into energy of one photon, that is hc upon lambda. This way we will solve this. Then after that we came to Bohr's theory. Bohr's theory में बहुत सारे postulates हैं, वो हमें learn करने हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम postulates को याद रखना है, उनसे कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक एंगुलर मोमेंटम इज शुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ व्हाट? Angular momentum should be in multiples of what? 2.25. Yes, where n has to be a whole number because fractional नहीं हो सकते, and that's why we say orbits are quantized. Quantized मतलब whole number. First floor आएगा, second floor आएगा, 1.5 floor नहीं आएगा। फिर stationary orbit का concept याद रहेगा। स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब अपने घर में हो तो पैसे स्पेंड करने की, एनर्जी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो हम लोगों ने मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर ली थी, इसीलिए ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स। एंड देन व्हाट वी केम टू डू नेक्स्ट, फिर हमने बोला कि वो अगर दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाए, दोज आर कॉल्ड एज एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स। याद रहेगा सबको? यही सब किया था ना हम लोगों ने लास्ट क्लास में। आई एम ट्राइंग टू मेक अ फॉर्मूला शीट आउट ऑफ दैट। Okay, then on the basis of this we calculated some values. What is the radius of nth orbit? क्या होता है फॉर्मूला? What is the formula? Come on everyone. 0.529 into n square by तो z. लगता है मॉर्निंग क्लासेस में सब स्लीपी रहते हो क्या? हाँ मैम। I hope so. It is not the case. Okay, then we calculated velocity of the electron in the nth orbit. So it is what? Vn is equal to 2.18 into 10 The raised. Yes. Help me out everyone. क्या values आएंगी? Centimeters per second. Okay. And then there was energy of the electron in some nth orbit. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? En is equal to minus 13.6। तुम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे तो तुमने खुद देखा ना कि सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी ज्यादा यूज हो रही होगी। यस मैम। ठीक है, देन वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट आयनाइजेशन पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो वो क्या हो जाएगी? प्लस विल बिकम माइनस बिकम्स प्लस। यस, सॉरी, वो ऑपोजिट सिंबल हो जाते हैं। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग कौन सी एनर्जी है? दिस इज योर टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड देन समटाइम्स दे गो आउट ऑफ द बॉक्स टू आस्क यू फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड।
frequency and time period. So time period क्या होगा? 2 pi Distance, rn upon yes. And Rn and Vn ऊपर से ले सकते हैं ना हम लोग. yes ma'am. Okay, frequency will be what? Vn upon 2 pi Rn. तो स्पेशली इनका फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही रेयरली कभी पूछते हैं, बट अगर पूछा जाता है तो वी शुड नो द मेथड ऑफ डूइंग इट. इज इट ऑल फाइन? इज इट ऑल फाइन Yes. टिल हियर? ठीक है. उसके बाद में इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, नाउ वी डिड अबाउट स्पेक्ट्रम. ठीक है. सो स्पेक्ट्रम में बहुत सारी सीरीज आ रही थी. सीरीज में क्या था, अगर हम लोग कहाँ से कहाँ जंप करें तो हमारे पास लाइमन सीरीज. सो क्या होती है लाइमन सीरीज? व्हेन डू यू हैव लाइमन सीरीज? व्हेन n1, The orbit is 1. Yes. yes, and 2 3 4 and so on. इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग करते हैं. ये कौन से रीजन में लाई करती है? Ultraviolet region. हाँ. Ultraviolet region. What alpha? Ultraviolet region, UV हाँ. region. हाँ. Ultraviolet region. Okay, sorry, I was not able to hear. Then we have Balmer series. Balmer series कहाँ पर होती है? From N1 is 2. And this should be 3 4 5 and 3. Where does it lie? Visible region. Yes, this is the one which is lying in a visible region. Then what is the next one? Passion series. Passion series, that is lying in where? The third orbit. So यहाँ पे 4 5 and so on till infinity. Where does it lie? In the infrared bit. Yes. Then what is the next one? Bracket from Bracket. Humphrey. So this will be n1 will be 4, n2 will be 5 6 and so on, और ये भी IR region and so on. तुम इस वे में कर सकते हो. ठीक है. अब मैंने तुम्हें बता दिया था इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं. एक तो ऐसे आ सकता है, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन कब होती है? जब n1 तो n1 हो, बट n2 हैज टू बी व्हिच वन? 2. यस, n1. यस, मतलब एक एक्स्ट्रा हो, +1. Similarly, if someone asks you what is the second line of a particular series, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? n1 होगा, but second line means n1 plus 2. Can you understand this way and so on? Yes, Can you ma'am. get it? ठीक है. अभी फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा था, लॉन्गेस्ट लाइन एंड द शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ द सीरीज. लॉन्गेस्ट लाइन कब होती है? जब एनर्जी क्या हो? लैम्डा हाई. कब होगा? जब एनर्जी क्या हो? Minimum. मिनिमम हो. ठीक है. तो एनर्जी मिनिमम कब होगी? व्हेन यू आर जंपिंग फ्रॉम नेक्स्ट टू योर ऑर्बिट. सो इफ इट इज n1 is 1, so n2 has to be which one? And 1 plus. पड़ोसी, just next. Then they can ask you the shortest line, shortest wavelength. ठीक है. तो that will happen when lambda is delta is how much? Maximum कब आती है? n1 is equal to 1. Sorry, yes, n1 should be n1, but n2 should be what? Infinity. Infinity. And at infinity, what is the energy of the electron? 0. Free electron. Okay, and the C part I told you, number of lines, how many types of wavelengths you can get. तो उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था. Let us write m into m minus 1 divided by 2, where m is what? M is representing what? Number of orbits involved. इसका मैंने एक दो एग्जाम्पल करके बताया था, फिर फॉर्मूला लिख दिया था, एंड फॉर्मूला वाज गेटिंग वैलिड. डू यू रिमेम्बर ऑल दिस? Yes, ma'am. ठीक है. सो सी द क्वेश्चन, इफ यू हैव अ डाउट तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. आई एम राइटिंग इट फॉर एवरीवन. सो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, the electronic configuration of hydrogen atom, the electronic configuration of hydrogen atom in the Bohr's orbit. मैं थोड़ा सा skip कर रही हूँ. It is given to you as minus 21.76 into 10 raised to the power minus 19 z square. ठीक है. Joule per atom. Okay, fine. So now they are asking you to calculate
the longest wavelength of light that will be now just read the question properly, okay, that will be needed, क्योंकि वो लोग बस twist and turn कर सकते हैं language में, क्योंकि question की solving बहुत simple होती है. That will be needed to remove an electron from the third orbit of hydrogen, from the third orbit of helium. And would you like to try yourself, or I shall help you out? Would you people like to go through the question once more? Others would like to give a try or not? Yes, ma'am. Just try. When you are done, tell me. Ma'am? Yes. Ma'am, is the answer 2.41 into 10 to the power minus 19? Okay, let us check. So see what happened. हमें पता है ना, how do you find the energy of the electron in nth orbit? What is the formula? Can I say it is some constant k into z square upon n square? बोलो. Yes. अगर तुम्हारे को फॉर्मूले में वैल्यूज दी हो ना, तो तुम 0.529 रेडियस का जो है ना वो कांस्टेंट ट्रीट कर लेना, क्योंकि तुम्हें उस क्वेश्चन में जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है या जो वैल्यूज दी है उसी के हिसाब से सॉल्व करना है. तो फॉर एग्जांपल उन्होंने रेडियस दिया हो, जैसे कैपिटल आर रेडियस दिया हो, देन यू हैव टू राइट द फॉर्मूला एज के n स्क्वायर अपॉन z, मतलब 0.529 तुम्हें नहीं सोचना है, उनके हिसाब से काम करना है. Can you get my point? अगर सपोजिंग उन्होंने लिख के दिया हो velocity is v, तो you don't have to write the constant. मतलब लिख भी सकते हो, but question confusing हो जाएगा, तो उसको avoid करो लिखना. Just write it at it is some constant k. तो यहाँ पर उन्होंने मुझे एनर्जी का वैल्यू दे दिया है हाइड्रोजन का, तो इसलिए आई एम रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी फॉर्मूला एज सम कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. डू यू एग्री नाउ? डू यू एग्री नाउ? Yes, ma'am. क्योंकि उन्होंने मुझे Yes. दिया हुआ है उसकी वैल्यू. अगर क्वेश्चन में पहले से ही एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस का वैल्यू दिया हो, तो तुम जो कांस्टेंट की वैल्यू है ना उसको के ट्रीट करना और सिर्फ वेरिएबल्स की वैल्यू को रखना. इससे तुम्हारा जो कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा होगा मे बी इन दिस क्वेश्चन, दैट विल बी सॉर्टेड आउट. एंड आई वांटेड कि सम ऑफ, मतलब कोई तुम में से ही टर्न अप हो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, इसलिए आई वाज आस्किंग यू कंटिन्यूअसली गिव मी योर डाउट, क्योंकि अभी तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगा. सो सी, this is the way we did it. Now we already know उन्होंने किसका एनर्जी दिया है हमें, किस एलिमेंट का एनर्जी दिया है.
So that means for this Z will be equal to 1. Yes, ma'am. And that is why can you see यहाँ पे Z term क्यों नहीं आ रहा है? Can you compare and just check? Tell us why Z term is not coming over here. Do you agree with that? Yes, because 1 square will be again equal to 1. So if we compare these two things, can I say constant का value कितना हो जाएगा? It will be 21.76 into 10 raised to the power minus 19 on comparison. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हमें अपनी तरफ से कांस्टेंट का वैल्यू नहीं रखना है, जो उन्होंने दिया है हमें वही रखना है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट. नाउ दे आर आस्किंग यू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट. नाउ दैट मींस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, दे आर टेलिंग यू टेल मी द wavelength of the photon. Isn't it indirectly they are asking you that ways? Yes, ma'am. Just read the line, which मतलब directly नहीं पूछ रहे हैं, बस calculate the wavelength of the photon which will be required to remove the electron from third orbit of helium ion. देखो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा ही है. Check it out. Is it same way? Yes, ma'am. हाँ, तो कैसे निकालेंगे? थर्ड ऑर्बिट बोला है तो दैट मींस n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और z का वैल्यू 2. So how will you calculate for the third orbit of helium ion? So इतना इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? Again it will be k z square upon n square joule per atom. k का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था. दैट वाज व्हाट. अब अभी क्वेश्चन के हिसाब से ही k का वैल्यू लिखोगे, ठीक है? इसीलिए तो उन्होंने फॉर्मूला लिखा है. They are expecting to use this k value, not what you have learned. So that is why you should मतलब उन्हीं के हिसाब से आंसर को लिखो. अब z की वैल्यू कितनी हो जानी है यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 9. कैन वी सॉल्व इट फर्दर? कैन वी सॉल्व इट फर्दर? I don't Yes. think हाँ. we can do it, I suppose. Yes. That's what I'm just telling you. Can you solve it further? Did you get the process of doing the steps? Yes, ma'am. Any other Can you doubt? please explain the second step again? On the बेटा previous यहाँ पे slide. तुम्हें थर्ड ऑर्बिट के लिए बोला था, No, तो I'm on the previous slide. हाँ. I'm on the previous slide. Yes, बोलो. On the second step, how did we calculate the value of k? Just compare ना. You know the formula of energy of the electron is k z square n square. Yes, ma'am. ठीक है, तो बस उस ऊपर वाला जो उन्होंने दिया है इंफॉर्मेशन और जो मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन आ रहा है, मैंने उन दोनों को कंपेयर किया है. Okay. गेटिंग इट? Yes. सो इफ द क्वेश्चन में तुम्हारे को ऑलरेडी उन्होंने रेडियस का फॉर्मूला या रेडियस की वैल्यू दी हुई है, तो उसको ही यूज करना. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. इज इट फाइन फॉर नाउ? Yes. Okay. So shall we move ahead? Shall we move ahead? ठीक है. So देखो ये जो भी सिस्टम हमको दिया था उन्होंने, लाइक बोर्स थ्योरी, इसके भी मतलब दिस इज आल्सो नॉट कंसिडर्ड टू बी द परफेक्ट सिस्टम एंड दिस आल्सो हैज पर्टिकुलर ड्रॉबैक्स. दिस इज आल्सो हैज पर्टिकुलर ड्रॉबैक्स. ठीक है, तो ड्रॉबैक्स में क्या आता है वो चीजें हम लोग कर लेते हैं. तो ड्रॉबैक क्या हुआ कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द डुअल नेचर ऑफ लाइट, ये जो मेथड था ना ऑर्बिट्स वाला, जो कॉन्सेप्ट है कि एक पर्टिकुलर पाथ में मूव करते हैं, वो और जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से डिस्कार्ड हो गया था. और वो क्या कॉन्सेप्ट है अब हम लोग इसके बाद में करने वाले हैं. दैट इज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. वो सब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है. बट ड्रॉबैक में क्या हुआ कि जो ये जितना भी उसने रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी का जो वैल्यूज था, दिस इज वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. बोर्स थ्योरी is valid for uni-electron system. मतलब it is valid for whom? जैसे कि हाइड्रोजन हो गया. हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? One. One. So here it is valid. For helium
हम हमेशा देखो He पॉजिटिव लिखते थे क्योंकि 2 में से 1 निकाल देंगे तो 1 बनेगा. Yes. Check it. Then for lithium we used to write, last class में कराया था, Li2 plus Be plus 3. ऐसे हम लोग move on कर सकते हैं. It is not valid for multi electron system. Not valid for मल्टी इलेक्ट्रॉन. एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उसके लिए वैलिड नहीं है. वहां पर इसकी वैल्यूज जो हैं वो मैच नहीं करती. डिड यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. अब हर एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन हो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं. तो क्या इसको हम लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं बोर्स थ्योरी? क्योंकि मेजॉरिटी में तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम चल रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट यूजफुल? No, ma'am, not. Not at all. Okay. So exact value निकालनी है तो यूजफुल नहीं है, बट अगर अप्रोक्सीमेट से तुम्हें काम चल सकता है तो फिर तुम कह सकते हो हाँ थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेट रेडियस का वैल्यू निकल आएगा. देन देयर वाज अनदर थिंग कि जब हमारा जो स्पेक्ट्रम आता है तो स्पेक्ट्रम कैसा ना, जैसे तुमने रेनबो देखा है तो रेनबो कैसी होती है? कंटिन्यूअस होती है कि नहीं? तुम्हें उसमें दिखता है ना, रेड जो होता है वो ग्रीन में मर्ज हो रहा होता है, वॉयलेट जो है वो इंडिगो में मर्ज हो रहा होता है. इज इट कंटिन्यूअस और नॉट? Yes, ma'am, it is. It is continuous. Do you agree with that? But जब यहाँ पर हम लोगों को स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा था तो, और अगर उस स्पेक्ट्रम को हम लोग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लेके आते थे तो क्या होता था? स्पेक्ट्रम तो मिलता था, चलो वी एग्री कि ये हमें स्पेक्ट्रम ऐसा मिल रहा है, मतलब बहुत सारी वेवलेंथ्स तो मिल रही हैं, बट इन वेवलेंथ्स में हमारे पास कुछ होता था, यहाँ पर थोड़े से गैप्स भी आते थे. जैसे यहाँ पर कुछ गैप, यहाँ पर थोड़ा सा लाइंस, कहीं कहीं पर गैप्स आ जाते थे. जैसे फॉर एग्जांपल कैसे होता था, 1 मिनट, जैसे यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम की ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आई, फिर उसके बाद में बीच में गैप आ गया, ये फिर लाइन आई, फिर बीच में गैप आ गया, फिर लाइन आई, फिर बीच में गैप आ गया, फिर कुछ वेवलेंथ्स आई, फिर गैप आ गया. तो ऐसे यहाँ पर स्प्लिट होता था, स्प्लिटिंग बोल सकते. कैन वी कॉल इट एज स्प्लिटिंग? Can you Yeah. call it as splitting? So what used to happen is कि जो spectrum होता था, it used to get split under the influence of electric and magnetic field. Under the influence of electrical and magnetic field. Influence of electric and magnetic field. जिसका तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है. इसके अंदर की जो डिटेल्स है वो नहीं याद रखनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो जो ये स्प्लिटिंग होती थी ये ऑब्जर्व करी थी दो साइंटिस्ट ने. They were named as Stark and Zeeman. So this is called as Stark and Zeeman effect. तो बस तुम्हें ये डेफिनेशन याद रखनी है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं करना है. Can you get it? Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब उसके बाद में कौन आया? उसके बाद में मतलब क्यों ये बेसिकली इसकी थ्योरी डिस्कार्ड की गई, मतलब ये was awarded with a Nobel Prize because he did a lot of thing and you can see उसने कितना मेहनत किया था after Rutherford, इतना mathematical proof दिया, ये सब दिया. तो he did a lot of work, he was awarded, but later on we realized जैसे जैसे theories बनती गई कि this is also not a valid point for this, and we move towards a new theory that is your de Broglie's theory. Okay, now what did he propose? That's what we are going to say. So he proposed a concept, मतलब जो कि valid भी था, कि every body travels making a wave. और अगर वेव बनाएगा तो उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं हम लोग. Yes, ma'am. ठीक है. So he told us कि वो उसकी everybody will whatever a substance is moving, so they are not moving in the form of a straight line, they make a wave. Okay, अब wave होगा तो उसकी wavelength भी होगी. So he told us कि जो wavelength होगी, and now to distinguish the wavelength of the photon with the distinguish of the wavelength of de Broglie's का जो wave बनेगा, तो उसको distinguish करने के लिए हमेशा ऐसे questions में लिखा हुआ आता है de Broglie's wavelength निकालनी है. ठीक है, de Broglie's wavelength निकालनी है. So he told us that de Broglie's wavelength
ऑफ द वेव जिससे एक पर्टिकुलर बॉडी मूव कर रही है, सो दैट वेवलेंथ लैम्डा का फॉर्मूला होता है h अपॉन p. p stands for what? Momentum. This is a notation which is being used in your books also. So इसीलिए मैंने भी उसको p से ही represent किया. What is the formula for momentum? M into V. Yes. So that is lambda can be written as de Broglie's wavelength can be written as h upon mp. Do you agree now? Did you Yes. follow this? ठीक है. अब कुछ लोग क्या करते हैं, उनको मतलब बार बार वो मास निकालें, वेलोसिटी निकालें, वो थोड़ा सा टीडियस टास्क लगता है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जैसे वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी लैम्डा को लिख सकते हो. ठीक है, कैसे लिख सकते हो? सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. डू यू एग्री विद दिस? Yes, ma'am. So now this will be what? 2ke upon m का अंडर रूट. चेक इट आउट. और अगर हम इसको m से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसे m से मल्टीप्लाई कर दें तो अंदर m स्क्वायर आएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा. So tell me what will be de Broglie's wavelength का formula in terms of kinetic energy? See, it will be, don't you think it will be 2mke? Yes. Check it out. 2mke ये होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है. तो या तो वेलोसिटी के टर्म्स में लिखा होगा या फिर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में इंफॉर्मेशन गिवन होगी. हमें उसको पुट करनी है डायरेक्ट, वही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अंडर रूट निकालना है और उसके बाद में हमारे पास डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ आ जाएगा. डिड यू फॉलो? डिड यू फॉलो टिल हियर? Yes, ma'am. ठीक है. अब डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट that everything which moves it makes a wave? Do you agree? मतलब तुम्हें कार जो मूव करते हुए दिखती है, क्या वो वेव वॉबल करते हुए दिखती है? No, ma'am. तो फिर ये हाइपोथेसिस या फिर ये थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं और बोर्ड थ्योरी को क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं? तो देखो उसका भी रीजन डी ब्रॉगली ने बहुत अच्छे से दिया. उसने बोला लैम्डा इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. चेक करो, देखो डी ब्रॉगली जो वेव बनेगा जिससे पर्टिकुलर सब्सटेंस मूव करेगा, इट विल बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है. अब मास ज्यादा होगा तो दैट मींस व्हाट? लैम्डा विल बी लो. Yes, ma'am. लैम्डा विल बी लो. लैम्डा लो तो देखो जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल एक वो जो एक जैसे गिटार होता है, गिटार में वो पर्सन जो होता है वो स्ट्रिंग को वाइब्रेट कर रहा होता है, बट उसका लैम्डा इतना लो होता है कि दूर बैठे हुए पर्सन को दिखता है कि इट इज स्टेबल. ऐसा होता है कि नहीं? जैसे हवा चलती है, विंड इज ब्लोइंग, तो जो वायर्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं जो पोल्स पे लगे होते हैं, दे विल ऑल्सो वॉबल और नॉट, शेक करेंगे कि नहीं करेंगे? बट हम इतने दूर से देखते हैं कि हमें लगता है कि वो स्टेशनरी है. डज इट हैपन और नॉट? Yes, ma'am. योर लॉन्ड्री वायर्स जिसमें तुम अपने लॉन्ड्री के कपड़े सुखाते होगे, वो भी क्या होते होंगे, जब हवा चलती होगी, विंड आती होगी, दे यूज्ड टू वॉबल, मतलब वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, बट हमें दूर से दिखते हैं कि वो स्टेशनरी है. ऐसा होगा? डू यू एग्री विद दिस? Yes, ma'am. So what will happen for macroscopic particles? Macroscopic मतलब जिनका मास बहुत हाई होता है. For macroscopic particles, और यू कैन से जिनका मास हाई है, व्हाट विल हैपन? मास हाई है, उस केस में क्या होगा? लैम्डा विल बी नेग्लिजिबल और नॉट? Lambda will be negligible. Lambda is negligible, so what is it? We can just neglect कि they are moving in the form of a मतलब इसमें लगभग they will be approximately moving in the straight line only. मतलब Yeah. वेव बना रहे हैं लेकिन इतना छोटा वेव बना रहे हैं कि हम लोग उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं. ठीक Yeah. है, तो इसीलिए जो होता है अर्थ हो गए, मून हो गए, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? हमारी कार हो गई, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक? Macroscopic. That is why they also make wave. वो बनाते हैं वेव, लेकिन उनका जो वेवलेंथ होता है वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि हम बोलते हैं कि ठीक है, वो मतलब कैसे मूव कर रहे हैं, ये अर्थ, ये मतलब सेंटर ऑफ दी वो हो गया, सन हो गया, ये सन हो गया, तो हम बोलते हैं अर्थ क्या बना रही है, ऐसे मूव कर रही है, मतलब वो वेव बना रही होगी.
बना रही है, बट उसका जो वेव है ना वो इतना छोटा सा बन रहा है, नेग्लिजिबल अमाउंट का, कि हम बोल देते हैं कि ऑलमोस्ट इट इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. कैन यू एग्री विद दिस थिंग? Yes, ma'am. Agree? But if your substance is very small, if your substance is very small, like for example we talk about electrons, for microscopic particles जो कि बहुत छोटे हैं, microscopic particles जिनका मास वेरी वेरी लो है, उस केस में लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा will be negligible or it will be significant? Ma'am, it will be significant. Yes. Can you afford to neglect it now? No, ma'am. Yes. So lambda will be significant and we cannot afford to neglect the value of lambda now. So it moves making a wave. तो lambda की importance कब आती है? For Yeah. microscopic part. Yes. So for in wave nature, ठीक है, they move making a wave. So how does an electron move? अगर ये theory सही है, मतलब सही है ही, तो how does an electron move? This is a nucleus. Bohr ने बोला था कि how does the electron should move? It should move in an And orbit like this. ठीक है, and this is representing which type of nature? The straight line nature or the wave nature? particle. This is representing. So this is said by Bohr, but because it is a microscopic particle और इसका wave significant होगा, तो वो मतलब move तो इसके round ही करेगा, but वो straight नहीं move करके कैसे move करेगा? It will make a wave. The electron will move around the nucleus, but it will form a wave. Now do you agree with this? Yes, ma'am. Do you agree with this? तो now see, अब ये wave बनेगा, तो क्या orbit का कोई significance रहा? What is orbit? And it's a well-defined path, so Yes. Now see, it is making a wave. yes, It ma'am. is making a wave. So इसलिए Bohr's theory जो है वो discard हो गई है, उसका जो radius का significance था ना वो खत्म हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई orbit बन ही नहीं रहा है, कभी वो इतने distance पे है, कभी वो इतने distance पर है, तो ये orbit वाला logic खत्म हुआ कि नहीं हुआ? It does not have a fixed location from the nucleus. कभी वो कम distance पे है, कभी वो ज़्यादा distance पर है. There is no fixed location. तो radius का जो उन्होंने definition दिया था, isn't it totally discarded now? Yes. Is it fine? Yes, ma'am. The concept of radius has no significance if you are following the Bohr's theory. Sorry, if you are following the de Broglie's theory. Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? So that is, So if there are no fixed shells, like logically, won't the electrons collide with each other if they are not moving any specific orbits? why will they collide? They have like charges. So as soon as they will come closer, they will start repelling. तो collision का तो कोई chance ही नहीं है. Getting it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Collision And का ma'am, तो if they are near the nucleus, like over here, ma'am, वो then तो तब तो won't they get attracted like with the nuclear force? so then there will be the atom will itself will get destroyed. Orbits तो वही बनते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन वही एग्जिस्ट करता है जब उसका एंगुलर मोमेंटम इज इन द मल्टीपल्स ऑफ NH/2π. इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आनी चाहिए ना. Ma'am, so they like they don't move in a definite part, but they move Yes, in such a way that their yes. equilibrium is maintained. Yes, such that the equilibrium is maintained. Getting it now? Ma'am, Yes, ma'am. if in a orbit there are more than one electron, for example, in second orbit there are 8 electrons, so all of them will follow the same path. Yes. Yes, they will follow the same path. That will be in the form of a wave. Okay, ma'am. So basically, even though they move in a wave-like nature, their path is more or less fixed. Fixed क्या बोल सकते हो, मतलब wave बनेगा, They move in the same ऐसे way. move करेंगे wave बनाते हुए. All of them move in the same. Ma'am, so in a wave, would they move in a straight line or in a half-hazard manner? बेटा wave Like, में straight line कहाँ से आ गई? ma'am, the electrons like in a same sequence.
No, not necessary in the same sequence. Not So won't it necessary. increase, ma'am, won't it increase the kinetic energy? Like the electrons, if they are going to come closer, it would repel, thereby leading to an increase in the force. हाँ, तो that will be there ना, that is why उसकी theory को पूरा discard कर दिया गया कि kinetic energy variable होगा, distance from the nucleus variable होगा, तो कोई fixed orbit वाली चीज तो खत्म हो गई ना. There will be a region in space जहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा जब तुम एग्जाम देते हो तो तुम्हारी फिक्स लोकेशन होती है कि तुम्हें इसी सीट पे इसी क्लासरूम में बैठना है. डू यू एग्री? डू यू एग्री विद दैट? ठीक है. बट व्हेन इट इज रेसेस तो क्या होता है उस केस में तुम बोलते हो कि तुम्हारा तो मतलब क्या हो सकता है, इस पूरी बिल्डिंग में कहीं पे भी मिल सकते हो, ऐसा होता है कि नहीं? यू Yes, हैव ma'am. रीजन कि तुम इस रीजन के अंदर मिल सकते हो. ठीक है, नॉट नेसेसरली कहाँ पर मिलोगे, बट उस रीजन में मिल सकते हो. तो बोर्स थ्योरी क्या थी, वो बता रही थी कि तुम एग्जाम में जैसे बैठते हो कि मतलब दिस इज अ फिक्स लोकेशन, यू शुड बी फाउंड ओवर हियर. बट after this concept came of de Broglie's theory, then what was explained, it was told us that ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स लोकेशन पे नहीं मिलेगा, वो इस बिल्डिंग के अंदर मिलेगा, इतने रीजन से लेकर के इतने रीजन तक मिलेगा. नाउ कैन यू एग्री विद दैट? जैसे एक पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम फिक्स नहीं होता है, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि इस मैक्सिमम पॉइंट से लेकर के इस मिनिमम पॉइंट पे कहीं पे भी मिल सकता है. Ma'am, so like if they gain the energy, like the kinetic energy, so won't they go from the ground level to the excited state because they have absorbed some energy, like even though after repelling also? बेटा वो उस रेंज में लेगा कि इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे. अगर तुमने ज्यादा दे दी तो फ्री हो जाएगा ना. एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी में रहेगा, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ Ma'am, like वेलोसिटी. there are two electrons moving in the second shell, and ma'am, if they are Yes. like going to collide, and ma'am, they Why repel will each they other. colloid? They are unlike Ma'am, like charges. yes, ma'am. Unlike So they charges repel cannot each other. colloid. Yes, ma'am. So हाँ they repel, ma'am. So they repel each other. So, हाँ. ma'am, like one of them will stay there, and ma'am, like other No will no no won't it no. gain It kinetic won't. energy? No it won't gain. ठीक है, unless and until some extra, मतलब जो उनका गेन और लॉस रहता है वो भी एक पर्टिकुलर रेंज में रहता है. ठीक है, वो पर्टिकुलर रेंज में रहता है, मतलब वेलोसिटी की भी एक पर्टिकुलर, जैसे पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम के केस में क्या होता है, इट इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग अ वेव नेचर. तो पेंडुलम के केस में क्या होता है, यहाँ पर जाके वेलोसिटी जो होती है जीरो हो जाती है, यहाँ पे मैक्स हो जाती है कि नहीं हो जाती है. बट ऐसा तो नहीं होता ना कि पेंडुलम स्ट्रिंग तोड़ के भाग जाता है. फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं बनता है ना. टेल मी नाउ, डू यू एग्री विद दिस? वो जाता Yes, है, ma'am. अपनी एनर्जी को लूज करता है, मिनिमम बनाता है, फिर वापस उसको रियलाइज होता है, फिर मैक्सिमम करता है, फिर जाता है, लूज करता है, और फिर ये. तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर आएगा. यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस मैक्सिमम है तो वेलोसिटी विल बी जीरो. तो इट विल अगेन ट्राई टू गेन इट्स एनर्जी ओवर हियर, इट विल अगेन बिकम मैक्सिमम, देन अगेन इट विल बिकम जीरो. तो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेलोसिटी होगी, फिक्स्ड वेलोसिटी नहीं होगी. So basically, in spite of all the interactions that occur in this wave-like motion, an Yes. electron constantly maintains its equilibrium. Yes, we have to maintain, otherwise your electron will either become a free electron or it will fall inside the nucleus. Yes, ma'am. That's what I'm. Can you get it now? Similarly जो रेडियस होगा, देखो रेडियस क्या हो सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रेंज ऑफ रेडियस होगा. सी, Yes, ma'am. so there will be range of radius, that is Rn. Not like उसने बोला था एक fixed value होगी, जैसे उसने बोला था radius of first hydrogen orbit is 0.529. For hydrogen it is true, लेकिन helium वगैरह के लिए क्या हो जाएगा, there will be a range of radius. ये point गलत हो रहा है. वेलोसिटी उसने बोली थी फिक्स्ड होगी, बट यहाँ पर ये पता चल रहा है वेलोसिटी फिक्स नहीं होगी, पर्टिकुलर ऑर्बिट की एक रेंज ऑफ वेलोसिटी होगी, इतनी मिनिमम जा सकती है और इतनी मैक्सिमम जा सकती है. Is it fine now, Yes, ma'am. everyone? Yes, ma'am. ठीक है. सो नाउ इसको अब मैं थ्योरी के फॉर्म में लिखवा देती हूँ तुम्हारे लिए. तो थ्योरी के फॉर्म में क्या है, इससे तुम्हारे को ना स्कूल में या बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ दिस थिंग,
दिस इज कॉल्ड एज डुअल नेचर ऑफ मैटर. मैटर भी लाइट की तरह पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो कर रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. Nature of matter. Okay, or you can say wave nature of electron. Wave nature of electron. ओके, सो जो भी वो लाइट का डुअल नेचर था वो मैटर के लिए भी ट्रू होता है. फाइन. सो व्हाट डिड ही टोल्ड अस? दैट द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो वेव बनाते हुए मूव करेगा. अब रीजंस क्लियर हो रही है. ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज अ कार अपीयर्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अगेंस्ट द डुअल नेचर ऑफ मैटर. तो अब रीजन लिख पाओगे? Why does it appear to be moving in a straight line? मतलब वो Because straight, for macroscopic objects, the wavelength is negligible. yes, वो वेव लाइन में नहीं मूव कर रही है, वो सॉरी वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रही है, वो वेव में ही मूव कर रही है. बट बिकॉज इसका जो उसका वेवलेंथ है वो इतना निग्लेजिबल है कि हमारी जो आईज हैं उनकी सेंसिटिविटी के अगेंस्ट जा रहा है. इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है. सो लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? h अपॉन p. ये मैंने तुम्हें अभी करवा दी है. h अपॉन mp. इतना तुम्हें लिख के आना पड़ेगा जब तुमसे बोला जाएगा थ्योरी के एग्जाम में इस वे में लिखना है. ठीक है. अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, इसलिए हमने फॉर्मूलाज ऑलरेडी डिराइव कर करके समझा करके सब कुछ कर लिया है. फाइन. कभी कभी क्वेश्चन कैसा आता है, दे टेल यू कि इफ अ पार्टिकल, ओके, इफ अ चार्ज पार्टिकल और इस पार्टिकल का चार्ज कितना है? Q. ओके, is accelerated through a potential difference of V volts from rest, then de Broglie's wavelength will be, तो बेसिकली व्हाट दे वांट टू टेल यू इज, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था एनर्जी का एक और यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Yes, ma'am. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज जस्ट, देखो इसको डिकोड करो, इट रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑफ द पार्टिकल. यहाँ पे चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन को अपन E से लिखते हैं. कैन यू गेट इट? एंड द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट्स. तो जैसे अगर ये लिखा हुआ है कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है और उसको V वोल्ट से मूव कराया गया, तो व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल? कैन आई राइट इट एज QV? लिख सकते हैं. उसको जब तुमने V वोल्ट से पुश दिया तो वो मूव करने लग गया और उस मूव करते टाइम कितनी एनर्जी होगी उसके पास? सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिखा जा सकता है. तो ऐसे केस में लैम्डा निकालने को बोला जाए तो तुम कैसे लिखोगे? h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m. और काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? QV. कैन यू गेट इट? तुमने क्या किया, तुमने क्या करा? जैसे करंट लगाया किसी को तो वो पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देगा या नहीं? Yes, मूव करेगा तो कौन सी एनर्जी से मूव करेगा? kinetic energy. Yes. So kinetic energy is represented as QV because जो भी तुमने चार्ज था और जिस पोटेंशियल डिफरेंस से तुमने इसको पुश किया उसी एनर्जी को वो मूव करने में यूज कर रहा है. सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट लॉस्ट. सो ये जो उसने गेन करी है इट इज टोटली गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. तो अगर इस टाइप के लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ अब तुम कर पाओगे? Yes. ठीक है. Then comes the next thing. अब क्वेश्चन एक So question. either, ma'am, any charged particle, either a proton or an electron, like Yes, positive or yes, negative. yes. Even a helium nucleus or anything like that. बट जनरली हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा मूविंग पार्टिकल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन.
इस चैप्टर के लिए इलेक्ट्रॉन होगा, बट तुम 12th में फिजिक्स में पढ़ोगे ये सब चीजें, तो वहां पर तुम देखोगे इट कैन बी एनी अदर चार्ज पार्टिकल। लेकिन क्योंकि हम लोग सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए मूविंग पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करता है, प्रोटॉन्स तो मूव नहीं करते हैं, न्यूक्लियस तो मूव नहीं करता है ना। विच इज द मूवेबल पार्ट ऑफ द एटम? इलेक्ट्रॉन। नाउ डू यू एग्री? तो हमारे लिए ज्यादातर ये इलेक्ट्रॉन्स ही होगा। गेटिंग इट? गेटिंग इट? Yes, ma'am. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अच्छा ठीक है आपने बोल दिया और हम एग्री भी हो गए कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस इट मेक्स अ वेव। सो नाउ द क्वेश्चन इज एक रेवोल्यूशन करने में कितने वेव्स बनते हैं? नंबर ऑफ वेव्स टू कंप्लीट a revolution in nth ऑर्बिट। मतलब एक nth ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में कितने वेव्स बनाएंगे तब जाकर के एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा। तो उसके लिए भी डी ब्रॉगली ने प्रूव करके बताया कि लेट अस प्रूव इट। सो ही टोल्ड अस, अच्छा एक रेवोल्यूशन का मतलब कितना डिस्टेंस? वन रेवोल्यूशन मींस हाउ मच डिस्टेंस यू शुड कवर? 2 pi r. Do you agree? You should cover the perimeter of the orbit. जो तुम्हारा Yes. हाइपोथेटिकल ऑर्बिट था उसका एक पेरीमीटर कवर करना चाहिए। पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं? 2 pi rn. Do you agree with this? Is it fine? Ma'am, Then why he should it cover the perimeter? क्या Ma'am, पेरीमीटर why? क्या? Yes, ma'am. भाई पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री होती है ना, उतना ही तो कवर करेगा। पूरा सर्कल थोड़ी ना कवर कर, पूरा स्फीयर थोड़ी ना कवर करता है, एक सर्कल ही तो बनाता है। अर्थ जो है एक पेरीमीटर ही तो कवर करती है, बाउंड्री ही तो कवर करती है सर्कल की, कि सर्कल के अंदर भी घुस जाती है, स्फीयर बनाती है। When Earth moves around the sun, does it covers the boundary of that sphere, or it goes inside the sphere and makes it a solid body? Ma'am, boundary of sphere. हाँ, तो boundary is called as perimeter ना। Yes, ma'am. तुम्हें मतलब एरिया एंड पेरीमीटर वाले क्वेश्चन में कराया गया होगा ना कि तुमको एक फेंसिंग करनी है तो फेंसिंग के लिए तुम पेरीमीटर ही निकालते थे ना। Yes, ma'am. तो यहाँ पे भी तो हम फेंसिंग ही कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ की। Yes, ma'am. ठीक है, सो नाउ वो कितना होगा, लेट अस कैलकुलेट। तो एक रेवोल्यूशन को कवर करने के लिए 2 pi rn डिस्टेंस की जरूरत होती है। एंड सपोजिंग इट इज मेकिंग n वेव्स, ओके, सपोजिंग इट इज मेकिंग सम, इसको कवर करने के लिए कैसे लिखेंगे? कैन आई राइट लाइक नंबर ऑफ वेव्स इनटू वेवलेंथ, इनटू वेवलेंथ। Do you agree with this particular formula or not? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमने बनाया था डायग्राम, तो एक वेव कितना डिस्टेंस कवर करेगी? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे पहुंचे, फिर यहाँ पे पहुंचे। दिस इज मेकिंग वन वेव और नॉट? दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन वेव, ओके। तो अब ये पूरा रेडियस, पूरा सर्कल कवर करने में कितने वेव्स बन रहे हैं? सपोजिंग आई एम सेइंग इट इज n वेव्स, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ और नॉट? The distance covered by one wave is called as wavelength. Yes. The distance covered in one wave is only represented as wavelength. Do you agree? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर n waves बन रहे हैं तो पूरा पेरीमीटर कवर करने में कितनी वेवलेंथ्स हो रही होंगी? If n waves are being made, तब जाकर के हमारा पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। सो हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड? Ma'am, n into lambda. Yes, and that n into lambda should be equal to the perimeter of the circle. Yes, ma'am. ये लैम्डा कौन सा लैम्डा होगा? डी ब्रॉगलीज वेव बन रहा है तो वेवलेंथ भी तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ होगी। Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस इज n लैम्डा। कैन आई राइट लाइक दिस? कैन Yes. आई राइट लाइक दिस? ठीक है, अब इसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि कब बनेगा ये, जब mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। कब बनेगा वेव? इक्विलिब्रियम कंडीशन आनी चाहिए, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ये कंडीशन भी होनी चाहिए। Yes, Both ma'am. the conditions should hold true.
सो अब बस हमें रिलेशनशिप निकालनी है. सो चेक इट फ्रॉम हेयर, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. सो टेल मी फ्रॉम हेयर can from this particular equation if I arrange it, थोड़ा सा हम arrangement बना दें, तो can I write it as 2 pi r n upon n is representing number of wave, it can be written as h upon mv. चेक करो, सॉरी h upon mv, इसको रीअरेंज कर करके हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको रीअरेंज कर करके इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं. Yes, ma'am. Now this is representing what? h upon mv represents d Broglie's wavelength. Yes, ma'am. h upon mv is representing d Broglie's wavelength. Yes, चेक ma'am. करो. अब 1 and 2 को कंपेयर करके बताओ. Don't you agree? Capital N is equal to small n. Capital N is equal to small n if we compare equation 1 and 2. रेड शॉट हाँ. मैंने Yes, तुम्हें ma'am. मारना बंद कर Yes, दिया है, ma'am. तो मैं तुम कुछ भी जबरदस्ती कर नहीं दिया कर नहीं. yourself क्यों on फेंका mute. मेरे पे? तो आप Please. कैसे करती हो कभी कभार? Is it fine? Yes, ma'am. So tell me, what does small n represent? What does small n represents? In the orbit. Number of orbit, first orbit, second orbit or third orbit. And what does this n represent? ये इस वाले capital N का मतलब क्या है? It is Number of represent waves. number of waves. So can I say number of waves made to cover one revolution around the nucleus is equal to the number of orbit? Yes, ma'am. Doesn't it promote the same thing? That is the number of waves required to cover one revolution around the nucleus is equal to the number of orbit, is equal to the number of orbit. Like for example, अगर वो k shell हुआ तो कितने waves बनेंगे? n की वैल्यू 1 बनेगी, तो कितने waves बनाएंगे ताकि पूरा सर्कल कवर हो जाए? 1. 1 wave. If it is an L shell, तो कितने waves बनेंगे कि वो पूरा सर्कल कवर हो जाए? 2 waves. 2 waves. If it is an M shell, कितने waves बनेंगे ताकि पूरा सर्कल कवर हो जाए? 3 waves. 3 waves. Okay. Now tell me, ये कौन सा ऑर्बिट रिप्रेजेंट हो रहा था यहाँ पर? K L M N कौन सा शेल रिप्रेजेंट हो रहा है? Check. And See, this is one wave, then you go down, then you go up, this is the second wave, then you go up, then you come down, this is the third wave, and then it is like this. So how many waves are being made total? 4. 4 waves. 4 waves means ये कौन सा shell हो गया? N is equal to 4. N. Yes, that means you are talking about which orbit? You are talking about 4th orbit, or you can say K L M N shell. Can you agree? Yes, ma'am. ठीक है. और अब देखो, बोर्स थ्योरी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए क्यों वैलिड होती थी? क्यों वैलिड होती थी? क्योंकि देखो, Because making one wave is basically like tracing a circle. yes. So see, if this is a uni electron series like this, ठीक है, n is equal to 1. ठीक है. So now see, if I draw it like this is your nucleus, this is the path of the electron. So see, isn't it coming like this? पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, उसने half of the semicircle या half of the wave cover किया, and then the electron comes like this, it is covering the other half of the wave. इन दोनों को combine कर दो तो एक circle बनेगा या नहीं? Yes, ma'am. तो अभी तक हमें बोर्ड थ्योरी के जो सारी कैलकुलेशन थी वो क्यों वैलिड फील हो रही थी, या फिर क्यों बोर्ड थ्योरी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है? अब समझ में आया रीजन? क्योंकि वहां पर तो एक पूरा ऑर्बिट बनेगा और इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर पाथ. इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर पाथ. बट जब से ही वेव्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो सर्कुलर पाथ डिस्टॉर्टेड हो जाएगा कि नहीं? 2 वेव्स बनेंगी. वहां पे एक रेंज ऑफ रेडियस होगा एंड रेंज ऑफ वेलोसिटीज होंगी. अब समझ में आता है बोर्स थ्योरी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्यों वैलिड थी?
Yes, ma'am. ओके, सो दिस ऑल कंप्लीट्स योर वेव थ्योरी। अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। लाइक देयर इज अ क्वेश्चन, ट्राई सॉल्विंग इट। टू पार्टिकल्स x and y are moving, are in motion, are in motion. So if particle x is associated with a wavelength of 4 into 10 raised to the power minus 8 meters, calculate wavelength of y, wavelength of y। ठीक है, अब तुम्हें पूरी कहानियां नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं है, तुम्हें क्या क्या चीजें याद रखनी है, बस ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं जो मैंने तुम्हें लिख के दिए हैं, बस इनको याद रखना है। पूरी कहानी नहीं समझ में आती है, लीव इट, भूल जाओ, काम ही नहीं आती है ज्यादा, ठीक है, बट फिर भी उनके लिए बता दी जिनको डाउट आने वाला है। और उसके बाद में क्या याद रखना है, बस ये 3 चीजें याद रखनी, नंबर ऑफ वेव्स मेड इज इक्वल टू द ऑर्बिट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। कैन यू रिमेम्बर ऑलमोस्ट इतना चीजें तो याद रख सकते हो, इतनी चीजें तो याद रख सकते हो, अगर बाकी स्टोरी नहीं समझ में आ रही है। Yes, ma'am. ठीक है, if its momentum is half of x, या चलो ट्राई करो सॉल्व करना। Ma'am, 8 into 10 power minus 8. Yes, so see how will you write lambda x upon lambda y, that will be what, h upon px, यही फॉर्मूला था ना। Yes, ma'am. ठीक है, अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, देन दे आर गिविंग अस वन मोर इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट, दैट इज क्या दिया इन्होंने, एक और इंफॉर्मेशन की कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ y इफ इट्स मोमेंटम, मतलब मोमेंटम ऑफ y इज half times momentum of y is half times momentum of x. So what is the ratio of py upon px? That will be 1/2. Yes, ma'am. तो ये क्या हो जाएगा, दिस रेशियो विल बिकम 1/2। लैम्डा एक्स वेवलेंथ की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, दैट इज 4 into 10 raised to the power minus 8. तो कैन यू कैलकुलेट लैम्डा y नाउ, चेक इट आउट। देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, समझ में आ जाएगा, इजी है, Yes, ma'am. बस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला बस पता होना चाहिए तो क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। चलो एक और Ma'am, could you क्वेश्चन, please explain this again? what is there to explain, what is the formula to find the de Broglie's wavelength? Do it in your notebook. What is the formula of de Broglie's wavelength? बेटा तुम फॉर्मूला नहीं रिकॉल कर पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, बोला था ना पूरी कहानी अगर भूल जाओ तो भी चल जाएगा, लेकिन ये नहीं भूलना है, और इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया था। अब तो देख के बता दो, व्हाट इज द h upon under root 2m ke. सारे फॉर्मूलाज बोलो, क्योंकि वहां तुम्हें क्या इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दी है तुम्हें, अगर तुम अंडर रूट No, के ma'am. ई यूज करते तो वो फॉर्मूला वैलिड नहीं हुआ ना। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए अपने को, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए Energy is equal to ev. बेटा? ईवी, क्या तुम्हें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है यहाँ पर, इज देयर एनी चार्ज और वोल्ट्स गिवन, is there any charge No, of ma'am. then how can you use that formula? Again go back to that page, read the question properly, किसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, किसके टर्म्स में इंफॉर्मेशन गिवन है, Wavelength lambda. वेवलेंथ एंड एक ही चीज Mass थोड़ी or ना, momentum. हाँ, Momentum. लाउडर, मोमेंटम। नाउ गो एंड चेक किस कौन सा फॉर्मूला अपने को यूज करना चाहिए, चेक इट आउट, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए जहां मोमेंटम हो। Ma'am, lambda is equal to h by p. यस, बस यही तो यूज किया, यहीं पर तुम गड़बड़ कर गए थे। देखो
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा एक्स क्या लिखोगे, एच अपॉन पी एक्स, लैम्डा वाई क्या लिखोगे, एच अपॉन पी वाई लिखोगे। Yes, ma'am. एच से एच कैंसिल हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन पी एक्स एंड पी वाई इज गिवन टू यू, सी फ्रॉम Yes, हियर। ma'am. So can I write it now? Can you find the value of lambda y? Yes, ma'am. ठीक है, तो तीनों फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं, तीनों फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं डिपेंडिंग अपॉन इंफॉर्मेशन किस में दी है। अगर मोमेंटम के टर्म्स में दी है तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी यूज करेंगे, अगर मास और वेलोसिटी दी है तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी करेंगे, अगर काइनेटिक एनर्जी दी है तो हम वो यूज करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। अब क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. कि ये दिस इज आईआईटी, इट कीप्स ऑन वेरिएशन, वो वेरिएशन क्रिएट करते रहते हैं। ये सब चीजें मतलब तुम्हें खुद सेल्फ अंडरस्टूड होनी चाहिए, बट बिकॉज यू आर एट वेरी इनिशियल स्टेज, इसलिए अभी मैं तुम्हें सारे वेरिएशंस करा देती हूँ। गो एंड आस्क योर 12 स्टूडेंट्स, वहां पर वो लोग खुद अब डिकोड करने लगते हैं, उनका दिमाग चलने लग गया है अब। वो लोग अब मैं सिंपल एक फॉर्मूला लिख के देती हूँ, बाकी वेरिएशन वो लोग खुद से रिक्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बट बिकॉज तुम्हें अभी उस चीज की हैबिट नहीं है, तुम्हारा ब्रेन उतना ट्रेन नहीं हुआ है, बिकॉज यू आर गोइंग विद द स्कूल सिस्टम एंड इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, जो फॉर्मूला दिखा दिया जाता है उसी के आसपास क्वेश्चन भेजा जाता है, तो इसलिए वेरिएशंस की आदत नहीं पड़ी है, बट अब धीरे धीरे पड़ेगी ना। ठीक है, सो नाउ सपोजिंग अगर क्वेश्चन दिया जाता है कैलकुलेट द डी ब्रॉगलीज, देखो और हर टाइम वेवलेंथ में हम लिखते हैं डी ब्रॉगलीज चाहिए अपने को। ठीक है, ताकि तुम डिस्टिंग्विश कर पाओ वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड दी मैटर, लाइट एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर में डिफरेंशिएट कर पाए। ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ h upon mv। यस, तो डिपेंडिंग अपॉन इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमारे को क्वेश्चन में, हम उसको यूज करेंगे। तो h अपॉन p से नहीं चलेगा, इधर यहाँ यूज करना पड़ेगा, p को डिकोड करना पड़ेगा h अपॉन mv। नाउ चेक इट आउट। सॉल्व करते हैं इसको। सो चेक h की वैल्यू क्या होती है, 6.6 into 10 to the power minus 34। ये किसमें है, MKS सिस्टम में या CGS सिस्टम में? MKS। MKS में मास किसमें होता है, kg। तो kg में दिया हुआ है, कोई कन्वर्जन नहीं है, अगर नहीं दिया होता तो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी किसमें होनी चाहिए MKS सिस्टम में, मीटर। Ma'am, 2.2 into 10 to the power minus 30 kilogram meter per second. 1 kg मिनट, meter per second. ओके। सो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, टेल मी कैन यू सॉल्व दिस। ओके, सो अभी उसने सॉल्व करा, बेटा कितना आया तुम्हारा आंसर? Ma'am, 2.2 into 10 to the power minus 34 kg Units meter per बोलो। second. kg बेटा meter per लैम्डा second. के यूनिट्स केजी मीटर पर सेकंड कैसे हो सकते हैं, क्या होंगे, ठीक से करो। ओके यस, और जूल को डिकोड करो, फिर ठीक से करो। Yes, ma'am, it's meters। ठीक है, तुमने यूनिट्स में गड़बड़ कर दिया। कैन यू गेट इट, कैन यू गेट इट? अरे भाई हाँ या Yes, ना ma'am. बोलो। जूल्स को डिकोड करो, जूल्स क्या होता है उसको डिकोड करो, केजी उसमें लिखो, देन यू विल गेट ओनली मीटर्स एज द यूनिट। इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, फर्स्ट क्लास वेव में कराया था। नाउ चेक योरसेल्फ, एक जो छोटी सी बॉल जो निग्लेजिबल मास के 0.1 kg कितना होता है, कितना कम होता है ना, तो उसका मास में देखो वेवलेंथ कितनी कम आ रही है, सी 2.2 into 10 raised to the power minus 34 meters। this distance, is it significant or negligible distance? मैम negligible। नेग्लेजिबल। तो देखो इतनी छोटी सी मास की जो बॉल है, समवेयर अराउंड 100 ग्राम्स की जो बॉल है, वो इतना कम वेवलेंथ बनाती है, तो सोचो जो कार वगैरह बनाएंगी उसका वेवलेंथ और ज्यादा नेग्लेजिबल हो जाना है। Yes, ma'am। So that's why they appear to be moving in a straight line to us, because our eyes are not sensitive for such a small distance, but in actual case they are also making a wave, they are also wobbling, लेकिन हम उसको neglect कर रहे हैं। ठीक है, कैन यू गेट इट? Yes, इसीलिए जानबूझ के एग्जाम्पल दिया ताकि तुम्हारा डी ब्रॉगली का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और तुम खुद समझ पाओगे कि जब हम 100 ग्राम की बॉल को लेते हैं जो कि
इतना कम मास होता है, उसका वेवलेंथ इतना कम आता है, तो सोचो जैसे जैसे हम मास बढ़ाते जाएंगे वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जाएगी कि नहीं? And that is the reason all these things appear to be moving in a straight line. Yes, ma'am. ठीक है, shall we move ahead now? Okay, ma'am. Fine. Then after this comes another person, and he told us that that is called as Heisenberg Heisenberg's uncertainty principle. uncertainty principle. Uncertainty principle. Okay. Now check yourself. जो पेंडुलम होता है उसकी पोजीशन क्या फिक्स होती है? No, ma'am. नहीं, हम इतना बोल सकते हैं कि वो यहाँ से यहाँ कहीं पर भी फाइंड हो सकता है. सो देयर इज अ रेंज ऑफ पोजीशन. रेंज ऑफ पोजीशन. ठीक है. सिमिलरली वेलोसिटी फिक्स होती है क्या? No, ma'am. इट इज आल्सो नॉट फिक्स. मतलब मैंने बोला डेल्टा एक्स के बीच में तुम्हें कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन जो पेंडुलम है वो मिल जाएगा. वेलोसिटी भी फिक्स नहीं होती है. वेलोसिटी फिक्स नहीं होती है लेकिन मास फिक्स होता है. तो कहना है इससे कि मोमेंटम वेरिएबल रहता है. Yes, ma'am. डेल्टा वी के उसमें रहती है. या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं मोमेंटम जो है उसका वेरिएबल होता है. मोमेंटम की एक रेंज होती है डेल्टा वी. ठीक है. सो देखो जब तुम इस पेंडुलम को पकड़ करके सपोजिंग तुमने इसको पोजीशन इस पोजीशन पे पकड़ा और इस टाइम पे उसकी पोजीशन निकाली x इज इक्वल टू x1. डोंट यू थिंक उतनी देर में जब तक तुम उसकी पोजीशन को कैच करोगे उतनी देर में उसकी वेलोसिटी वैरी कर जाएगी? Yes, ma'am. क्योंकि जब तक हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अच्छा इसकी ये पोजीशन है, तब तक जो ये पेंडुलम है थोड़ा सा आगे मूव कर चुका होगा और उसकी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो गई. और सपोजिंग हमने इस पॉइंट पे पकड़ करके उसकी वेलोसिटी जब तक हम कैलकुलेट करेंगे, डोंट यू थिंक वो पेंडुलम थोड़ा सा आगे या पीछे मूव कर चुका होगा, उसकी पोजीशन वैरी कर चुकी होगी? Yes, ma'am. So do you think can you calculate the position and the velocity of the electron simultaneously? No, ma'am. नहीं कर सकते. या तो हम पोजीशन पकड़ेंगे, हम उसकी जब तक फोटो लेंगे तब तक क्या होगा, उसकी वेलोसिटी वैरी कर गई होगी, या फिर हम वेलोसिटी को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पकड़ेंगे तब तक उसका पोजीशन चेंज हो चुका होगा. तो दोनों चीजों में हम साइमल्टेनियसली नहीं कैलकुलेट कर सकते. मतलब अगर हम करेंगे भी तो एरर आने के चांसेस हैं या नहीं है? Yes, ma'am. There will be always an error. So that's what happened in the case of, and that is why Bohr's theory failed. उसने ये बोला था रेडियस और वेलोसिटी हम एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन जब डी ब्रॉगली का प्रॉब्लम आया तो डी ब्रॉगली ने बोला भाई फिक्स पोजीशन ही नहीं है. सबसे बड़ी बात, जब फिक्स पोजीशन ही नहीं है तो इसका मतलब है हमारा इलेक्ट्रॉन का फिक्स पोजीशन ही नहीं है. मतलब वो फिक्स पोजीशन नहीं है, वेव की तरह मूव कर रहा है. तो ये रहा न्यूक्लियस. तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ से लेकर के इस पोर्शन के बीच में कहीं पर भी लाई कर सकता है. यहाँ पर वो वेव बनाते हुए एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि इस पोर्शन से लेकर के इस पोर्शन के बीच में कहीं पर भी लाई कर सकता है. डू यू एग्री विद दिस थिंग और नॉट? अंदर वाला वेव, बाहर वाला वेव. देखो जब तुम ऐसे एक वो बनाओगे, when you will make this, so don't you think एक इधर एक छोटा सा सर्कल बनेगा और एक बाहर छोटा सा सर्कल बनेगा, बड़ा सा सर्कल बनेगा, और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन लाई करेगा ना. ये मिनिमम डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस, यहीं पर इलेक्ट्रॉन वेव बनाता रहेगा ना हमेशा. Yes, ma'am. ठीक है. उसी को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया. कैन यू गेट इट? एक मिनिमम डिस्टेंस होगा और एक मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन लाई करेगा, R1 एंड R2. डू यू एग्री नाउ? Yes, ma'am. This will, you can say this is delta R. Okay. And similarly velocity भी vary करेगी. वेलोसिटी भी वैरी करेगी. यहाँ पर आकर के वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी. तो वेलोसिटी भी वैरी कर रही है कि नहीं? Check it out. Is velocity also varying in the wave? So that is what is Heisenberg's uncertainty principle. You cannot calculate them accurately. There will be an error, and that's why they said uncertain. Uncertain मतलब fix नहीं होना. Velocity और position of the electron एक time पे fix नहीं निकाल सकते. Uncertain है. Did you understand? Uncertain now?
Why we are writing the term uncertain? Yes. Uncertain. There it is not fixed. Okay, so it is not fixed. Its position for an electron, the position for electron, position and momentum cannot be determined with accuracy. Accuracy. That means that things are uncertain. That's why we call it as Heisenberg's uncertainty principle. Can you get it? What is Heisenberg's uncertainty principle? Can you get it? Yes, अगर इसको मैं statement में लिखूं तो what is Heisenberg's uncertainty principle? It states that it is impossible. अब तुम्हें reason समझ में आ जाएगा. It is impossible to measure simultaneously the exact position. बोर ने बोला था हाँ एग्जैक्ट निकाल सकते हैं वेलोसिटी और वो, बट जब डुअल नेचर या वेव नेचर आ गया तो हमें समझ में आ गया ना हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते. एंड एग्जैक्ट मोमेंटम of a body as small as electron हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इनके वेव्स बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं. ठीक है, कोई ऐसी बॉडी है जिसका वेव नेचर निग्लेजिबल है, जिसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसका तो हम वेलोसिटी और पोजीशन निकाल सकते हैं. जैसे कार का वेलोसिटी हम देख सकते हैं और पोजीशन निकाल सकते हैं. अरे ये खड़ी है, ठीक है, क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि उसका जो वेव होता है वो निग्लेजिबल होता है. लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है ना, पेंडुलम के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि वो बहुत उसका वेव हमें दिखता है, सिग्निफिकेंट होता है. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो हमसे गड़बड़ होगी ही होगी पोजीशन और इसको निकालते टाइम गड़बड़. अब कितनी गड़बड़ होगी? कोई रेंज होती है क्या? क्या नाम है इसका, एरर करने की कोई रेंज होती है? एरर तो कुछ भी कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर हो सकती है, बट Yes. मिनिमम, हाँ मिनिमम कितनी एरर करोगे? जैसे तुमको एक लाइन को मेजर करने को बोला जाए और तुम्हारा जो स्केल है वो किसमें मिलीमीटर्स में पॉइंटेड आउट है, तो तुमसे क्या एरर हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल ये लेंथ थी, हमको इस पॉइंट पे लेंथ को मेजर करना था, तो तुमसे क्या एरर हो सकती है कि तुम या तो इस पॉइंट पे मेजर कर सकते हो या तो इस पॉइंट का मेजर कर सकते हो. मतलब तुम कितनी मिनिमम एरर कर सकते हो? मिनिमम एरर 1 मिलीमीटर की मिनिमम एरर कर सकते हो. और मैक्सिमम कितनी कर सकते हो? कुछ भी. तुम 2 सेंटीमीटर मेजर करने की जगह तुम बोल दो 8 सेंटीमीटर है. मैक्सिमम एरर की तो कोई रेंज नहीं होती ना. Yes, ma'am. मिनिमम एरर की तो रेंज होती है कि भाई हमारा जो स्केल है वो किस रेंज में है, बट मैक्सिमम एरर की तो कोई रेंज नहीं होती. ठीक है, अगर तुम मोमेंटम और पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालने की साइमल्टेनियसली कोशिश करोगे तो मिनिमम एरर तुमसे कितने की होगी वो हाइजेनबर्ग ने बता दिया. h/4 की मिनिमम एरर होगी और मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगाया. कैन यू फॉलो बाय? मैक्सिमम एरर तो कुछ भी हो सकती है, मिनिमम h/4 हो. How did he determine that it would be greater than or equal to h/4 pi? मैक्सिमम एरर कैन बी एनीथिंग. Maximum can be anything. हाँ, How? तो वो स्केल निकाला. स्केल जैसे यहाँ तुम्हें मैंने स्केल बताया ना, तो मैं मेजरिंग स्केल जो स्कूल वाला यूज करते हो उसमें मिनिमम एरर इतने की करोगे तो उसने स्केल निकाला. ठीक है, और उसके डिटेल में अपने को नहीं जाना है, सिर्फ अपने को फॉर्मूला से मतलब है. ओके, फिर अगेन एक डेरिवेशन आएगी जो फिर अगेन इट विल जस्ट बी ऑफ नो यूज टू अस. हमें सिर्फ ये इस चीज को याद रखना है. अब हम क्या बोलेंगे जब तुमसे बोला है तुमसे एरर हुई, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं नहीं, हमसे एरर हो सकता है हो गई हो, लेकिन मिनिमम एरर मानोगे या मैक्सिमम एरर मानोगे? व्हाट विल यू से? क्या बोलोगे, ज्यादा एरर होती है या कम एरर होती है? कोई नहीं मानेगा ना मुझसे एरर होती है. एवरीवन थिंक्स आई एम परफेक्ट. सो यहाँ पर भी हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हमसे तो एरर हो नहीं सकती, जो एरर हुई है वो आपके स्केल की वजह से हुई है. तो वी विल फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस वी विल ट्रीट इट लाइक दिस. कैन यू गेट इट?
फॉर वैसे तो एरर कुछ भी हो सकती है, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पस विल से we have done no error, your scale has done that error. ठीक है, so minimum error will be how much? h upon 4 pi. Can you get it? अब देखो बस इसी फॉर्मूले को याद रखो और क्वेश्चन करो. जैसे फॉर एन इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा. 1 मिनट. जैसे कि हमारे पास आ जाता है, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं. सो लाइक फॉर एग्जांपल हाँ, इसका एक और भी तुमसे वेरिएशन पूछा जा सकता है. ठीक है, वो क्या हो सकता है? अब टेल मी हाउ कैन यू रिलेट मोमेंटम विद एनर्जी. हाउ कैन यू रिलेट मोमेंटम विद एनर्जी? हाउ कैन यू रिलेट मोमेंटम विद एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी? क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी का? अरे कम ऑन, ये सब फिजिक्स की चीजें हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड एनर्जी? And work done upon time. Okay, it is work done upon time. What is the formula to calculate work done? What is the formula to calculate work Force done? into displacement. Force into displacement. Force का formula क्या होता है? Mass into acceleration. Mass into acceleration into distance upon time. ऐसे लिख सकते हो? Yes, ma'am. ठीक है. Distance upon time क्या होता है? बोलो. Velocity. Yes. So it will be what? Mass into acceleration into velocity. लिख सकते हो? Yes, ma'am. ठीक है. अब हमें क्या था? मोमेंटम लिखना था. तो m into v is what? मोमेंटम हो जाएगा. Yes, ma'am. m into v can be represented as momentum. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So energy upon acceleration can be written as p. Can we write like this? Yes, ma'am. ठीक है. Can you get it? Yes, ma'am. Can you get it? तो अब इसी वे में तुम थोड़ा सा रीअरेंज करना कि तुम्हारे फिजिक्स का वाले चीजें हैं. मैंने तुमको एक हिंट दे दी है. तो अब तुम्हें अरेंज करोगे तो अब वेलोसिटी वैरी करेगी तो काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड होगी या देयर विल बी अ रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी? चेक एंड टेल मी. थिंक Range. देयर विल बी अ रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जीज. ठीक है. सो अब उसी रेंज को अगर हम लोग बात करें तो और फिर हम लोग जैसे मैंने तुमको रीअरेंज करना सिखाया तो रीअरेंज करोगे तो यू विल गेट अ फॉर्मूला डेल्टा ई इनटू डेल्टा टी. मतलब पोजीशन को चेंज के टाइम के साथ चेंज कर दिया गया तो उसका भी हम लोग कई बार वेरिएशन करते हैं. मतलब कभी कभी पूछा जाता है, ज्यादा तो हमारा डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी से काम चल जाता है. बट समटाइम्स इट इज आल्सो आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आल्सो. Okay, very rarely it is asked in terms of energy also. Fine. देखो क्वेश्चंस बहुत सिंपल आने वाले हैं यहाँ पर भी, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड. तो जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट शुड बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. मैं छोटा करके लिख रही हूँ. अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन if uncertainty in position is 0.005 nanometer. ओके, कैलकुलेट करो. कैसे करोगे? What should be the uncertainty in velocity of an electron जिसका uncertainty in position is 0.005 nanometer. What will be the process? Just tell me the process, beta. कैलकुलेशन तो लंबा है और आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम प्लस माइनस तो कर ही लोगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो कर ही लोगे. सो टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दिस. जस्ट लेट अस गो विद द प्रोसेस. We'll use the uncertainty principle. यस. तो हमें क्या करना है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू, हम तो बोलेंगे हमसे एरर होती ही नहीं है, आपकी एरर है, तो हम कितनी मानेंगे? h/4 पर. डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई है
बट आई विल कन्वर्ट इनटू मीटर्स क्योंकि मुझे h की वैल्यू जूल्स वाली रखनी है MKS सिस्टम में, बस यही गड़बड़ होती है. एंड देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन? ये kg में रखेंगे. why I am keeping in kg? because I am following the MKS system. do you agree? Do you agree now? Then delta V तो अपने को कैलकुलेट करना है. यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6.63 into 10 raised to the power -34 C MKS सिस्टम वाला आया और यहाँ पे 4 पाई. So can you do the calculation part? Can you people do the calculation part in this? Yes, ma'am. ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन को भी यूज करना वरना इट विल बिकम वेरी टीडियस टू सॉल्व इट. Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सो सेम वे में मतलब क्वेश्चन दिख रहा है ना कैसा आएगा, बस वैल्यूज पुट करने को आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला में. सो देयर इज अनदर क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द uncertainty in position if uncertainty in momentum is given to you as 10 raised to the power -2 grams centimeter per second and ऑप्शंस मैं दे देती हूँ तुम्हें. चलो तुम ये सॉल्व करके बताना. चलो सॉल्व करो एंड टेल मी व्हिच वन इज द नियरेस्ट ऑप्शन. 0.5 into 10 raised to the power -25 meters. C बोलो which option is correct? How will you proceed? Again the same formula, delta x delta p is equal to h upon mv. Now you can solve it in two methods. या तो h को किस में रखो, MKS में रखोगे या CGS में रखोगे? Ma'am, CGS. CGS में रख सकते हो. ठीक है, तो तुम CGS में रखना चाहते हो. क्यों रखा हमने CGS में? बिकॉज डेल्टा P की जो वैल्यू थी वो CGS में दी हुई थी. Can you get it? Can you people get it? Yes, ma'am. And what will be the value? 10 raised to the power 7 ergs is equal to 1 जूल होता है ना, तो -34 जूल में होता है, तो erg में लिखोगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी माय मिस्टेक, 4 पाई लिखना था यहाँ पे. इतना erg होगा या नहीं? Yes, ma'am. Now what is left? We only need to solve it. So delta x is equal to 6.63 into 10 raised to the power -25 लिख सकते हैं. Check it. Yes, Check. ma'am. And divided by लगभग 4 into 3.14 लिखें तो 4 3s are 12 होता है. तो can I say this is nothing but approximately 0.5 into 10 raised to the power -25? Check it. Do you agree with this or not? Check it out. Do you agree with this or not? Yes, ma'am. यूनिट बोलो क्या होगी डेल्टा एक्स की यहाँ पर? What will be the units? Centimeters. सेंटीमीटर्स. अब देखो कौन सा ऑप्शन नियरेस्ट टू 0.25 है. ये है. Yes, ma'am. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा आंसर 25 में आ रहा है और इसमें पावर 27 है. व्हाट इज व्हाई? Ma'am, वो meters में है ना. यस, because it's meter. यस. सो नाउ सी कैसे केयरफुल रहना है, ये चीज क्लियर हुई है. How do you have to be careful? You have to be careful with the units, okay? And don't do the exact calculation. तुम approximate कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस में रेंज दी हुई है. तो बेसिकली डेसिमल पे ज्यादा उनका फोकस है. डेसिमल अगर सही रहा
तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. क्योंकि तुम्हें स्पीड पे भी ध्यान देना है अलॉन्ग विद एक्यूरेसी, थोड़ा सा इस टाइप के अप्रोक्सीमेशंस करना हैबिट में लाओ। फाइन, Yes, ma'am. ठीक है। तो नाउ टेल मी, डिड यू गेट इट? मतलब हमें बेसिकली आज 3 ही चीजें ध्यान रखनी है। एक तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, क्या है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, और जब हम निकालेंगे तो हमसे एरर होगी, एरर करने का मिनिमम एरर कितना होता है, h अपॉन 4π। इज इट फाइन? Yes, ma'am. तो अब क्या होमवर्क रहेगा? अब होमवर्क यही रहेगा, अपनी बुक से ये दोनों टॉपिक्स रीड करो। Okay, again solve all the solved examples which are given there, solve all the exercise के questions जो भी दिए हुए हों बुक से, स्कूल बुक से। फाइन, उसके बाद में मॉड्यूल में आ जाओ ना, मॉड्यूल से क्वेश्चंस को सॉल्व करना प्लीज। और तुम्हें बोला था ना टारगेट है मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चंस डेली करने हैं, तो सोर्सेज ये हैं तुम्हारे, Yes. इनमें से 5 to 10 क्वेश्चंस डेली के डेली करने हैं। ओके, नाउ आई वांट टू टॉक टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था।